तो आ गए आप। अभी तक हमने 2 चैप्टर किए हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो कि एक बहुत ही इमोशनल चैप्टर था, और वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर जो कि एक बहुत ही एडवेंचरस चैप्टर था। तो अब बारी है डॉक्यूमेंट्री की जो हम इस चैप्टर में करने वाले हैं, डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूअस, और जिसे लिखा है AR विलियम्स ने। तो बिना आपका समय गवाए चलिए टूटनखामुन की डेथ को रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम टूटनखामुन की आधार कार्ड वाली डिटेल्स देख लेते हैं, जिससे हमें इस चैप्टर को समझने में बहुत आसानी होगी। नेम टूटनखामुन, निकनेम टट, पिता का नाम एमोनहोटेप III, दद्दू का नाम एमोनहोटेप III, उम्र अननोन, मंथ ऑफ डेथ मार्च टू अप्रैल, रीजन ऑफ डेथ नीड्स टू बी फाइंड आउट, एंड क्वारंटाइन पीरियड ड्यू टू कैटरीना वायरस 3300 ईयर। किंग टट इजिप्ट के एक बहुत ही पावरफुल किंगडम से बिलोंग करते थे, जिन्होंने इजिप्ट में सेंचुरीज से राज किया था। बट अनफॉर्चुनेटली किंग टट की डेथ किसी वजह से टीनेज में ही हो जाती है, और उनका फ्यूनरल बाकायदा पूरे मान सम्मान के साथ किया जाता है, और उन्हें एक सोने के कॉफिन में बरी किया जाता है। और उन्हें 1922 में हावर्ड कार्टर ने इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट के तहत खुदाई में खोजा था। उस समय 1922 में जब हावर्ड कार्टर ने टट की बॉडी को खोजा था, लोगों का ध्यान ज्यादा किंग टट की बरियल ट्रेजर्स पे था इंस्टेड ऑफ उनकी डेथ कैसे हुई। और तभी कार्टर ने पता नहीं क्यों लेकिन ये फैसला लिया कि किंग टट की बॉडी को उस कॉफिन से बाहर निकाला जाएगा। उनका कॉफिन लिड तो खुल गया, पर उनकी बॉडी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन से जुड़ी हुई थी, जिसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल था। पर कार्टर किंग टट की बॉडी को कॉफिन से बाहर निकालने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। उन्होंने किंग टट की बॉडी को कॉफिन के साथ इजिप्ट की 62 डिग्री सेल्सियस वाली धूप पे रख दिया, पर तब भी काम नहीं बनने पे उन्होंने किंग टट की बॉडी का एक एक पार्ट अलग करके निकाला, और उनके एक एक बॉडी पार्ट से रेजिन को बहुत ही बेरहमी के साथ निकाला गया। पर जब 1922 में हावर्ड कार्टर ने किंग टट की बॉडी को डिस्कवर किया था, उस समय की मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी हाई नहीं थी कि हम किंग टट की बॉडी पे कोई भी रिसर्च कर सकें, और उन्हें उसी कॉफिन पे अगले 80 सालों के लिए प्रिजर्वेशन फ्लूइड के साथ रख दिया गया। पर इन 80 सालों के दरमियान किंग टट बहुत फेमस हो गए, उनके ऊपर मूवीज बनी, उनके ऊपर बुक्स लिखी गई, और लोगों ने क्वेश्चन किया कि आखिर से किंग टट की डेथ हुई कैसी थी। और फाइनली 2005 में किंग टट की बॉडी का फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन करने का फैसला लिया जाता है, जिसका एम था कि किंग टट की मौत का रीजन जान सकें। और इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाना था एक बहुत ही महंगा सिटी स्कैनर, जिसकी कीमत 2002 में 10 लाख रुपए थी। जब 5 जनवरी 2005 को उनकी बॉडी को सिटी स्कैन के लिए ले जा रहा था, और तभी हवाएं एकदम तेज हो गईं और काले बैली वाले बादलों का बैली बाहर आते दिख रहा था। और उस दिन 5 जनवरी 2005 को दुनिया के सबसे फेमस मम्मी का सिटी स्कैन होने जा रहा था। उस दिन वहां आए टूरिस्ट मम्मी के बारे में बहुत सी बातें कर रहे थे, और कुछ लोगों का ये भी कहना था जिसने भी मम्मी को डिस्टर्ब किया है, किंग टट की आत्मा उसे कभी भी माफ नहीं करेगी, या तो उसकी मौत हो जाएगी या उसके ऊपर बुरी किस्मत आ जाएगी। और इनमें से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें सुप्रीम काउंसिल ऑफ इजिप्ट के सेक्रेटरी जनरल जाही हवास से पता चली। अच्छा, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना, आपको क्या लगता है इजिप्ट में किसी भी किंग की डेथ के बाद उन्हें रेजिन में कंजर्व करके दफनाया क्यों जाता है? सोचो। नहीं पता? मैं बताता हूँ। क्योंकि डेथ के बहुत सालों बाद जब मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाए तो उनके कातिल का पता लगाया जा सके, और #JCB की खुदाई से उस मर्डरर की बॉडी को खोजा जाए और उसकी लाश को फांसी वर्जन 2 दिया जाए। और हाँ, इस बात को दिल से लेना, दिमाग से नहीं, ये केवल एक मजाक था। अच्छा, मैं आपको एक बहुत ही अचंभा वाली बात बताऊं, किंग टट की बॉडी को ऐसे ही कॉफिन में बरी नहीं कर दिया गया था। उनके फ्यूनरल के लिए बाकायदा अंडरग्राउंड बरियल चैम्बर बनाया गया था, जिसमें उनके हथियार, उनके कीमती वस्त्र, उनमें खाने वाली सामान, बियर बॉटल्स, और इसके अलावा डेली यूज़ में आफ्टर लाइफ के बाद यूज़ होने वाली सारी चीज़ें रखी गई थी, जैसे कि बोर्ड गेम्स, रेजर, बियर बॉटल्स और भी बहुत कुछ। आज किंग टट की बॉडी को सिटी स्कैन के लिए 80 साल बाद नहीं निकाला जा रहा था, इसके पहले ही लोगों का सब्र टूट चुका था। और आज से 40 साल पहले ही किंग टट की बॉडी का 1958 में एक्सरे किया गया था, और उस एक्सरे में एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर आती है। उस एक्सरे से पता चलता है कि उनकी ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब भी गायब है। और हो सकता है कि आज कंप्यूटर टोमोग्राफी मतलब CT स्कैन करके उन 2 सवालों का आंसर मिल जाए जिनका लोगों को बेसब्री से जानने का इंतजार था। उनमें से पहला सवाल था कि आखिर से किंग टट की डेथ हुई कैसी थी, और दूसरा क्वेश्चन था
कि जब उनकी डेथ हुई तब उनकी एज क्या थी, क्योंकि किंग टट की डेथ के साथ साथ उनकी सदियों से चली आ रही डायनेस्टी का भी अंत हो जाता है। वैसे तो किंग टट की डायनेस्टी की हिस्ट्री बहुत ही अनक्लियर है, फिर भी मैं आपको उनके बारे में कुछ चीज़ें बताता हूँ। एमेनहोटेप III, वेल ये तो नहीं पता है कि वो किंग टट के फादर थे या ग्रैंडफादर थे, पर उन्हीं दोनों में से कुछ थे और उन्होंने लगभग 40 साल इजिप्ट पे राज किया था और उनके शासनकाल को इजिप्ट का गोल्डन एज माना गया था। और जैसे ही एमेनहोटेप IV मतलब एमेनहोटेप III के बेटे का शासनकाल आता है, वो अपने पापा की इज्जत को एकदम मिट्टी में मिला देते हैं और उनका शासनकाल इजिप्ट की हिस्ट्री में एक हॉरिफिक पीरियड की तरह काउंट किया जाता है। उन्होंने लॉर्ड अमून की वर्शिप छोड़ के लॉर्ड अटेन मतलब सन डिस्क की वर्शिप करने के लिए इजिप्ट के लोगों को फोर्स किया। इसके अलावा उन्होंने अपना नाम एमेनहोटेप IV से बदल के अखेनातेन रख लिया और जिसका मतलब होता है लॉर्ड अटेन का सेवक। और इसके अलावा अखेनातेन ने लॉर्ड अमून के सारे टेम्पल क्लोज करवा दिए, उनकी सारी इमेजेस और स्टैचू को डिस्ट्रॉय करवा दिया और इसके अलावा उन्होंने इजिप्ट की रिलीजियस कैपिटल को भी चेंज कर दिया था। और अखेनातेन की डेथ के बाद एक बहुत ही मिस्टीरियस रूलर आते हैं जिनका नाम था समेन खखारे और जिनका मुश्किल से ही हिस्ट्री में कोई ट्रेस मिलता है। और समेन खखारे की डेथ के बाद किंग टट को बहुत ही कम उम्र में लगभग 9 साल पे ही राजगद्दी पे बैठाया जाता है। और हाँ, मैंने अभी तक आपको जितनी भी हिस्ट्री बताई है इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये बस कहा जाता है कि टूटनखामुन के पिता अखेनातेन थे और अखेनातेन के पिता एमेनहोटेप III थे, पर इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। और जैसे ही किंग टट राजगद्दी पे बैठते हैं, वे लॉर्ड अमून के सारे टेम्पल रीओपन करवा देते हैं और उनकी सारी इमेजेस और स्टैचूज को रिकंस्ट्रक्ट करवाते हैं। ये तो हिस्ट्री थी केवल और केवल 3 लोगों की। इसके अलावा इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट में 600 मम्मीज और मिली थी। और जैसे ही किंग टट की बॉडी को उस 10 लाख के सिटी स्कैनर में स्कैन के लिए रखा जाता है, उस सिटी स्कैनर के कूलिंग फैन ही बंद हो जाते हैं और फिर 2 सब्स्टिट्यूशन कूलिंग फैन का इस्तेमाल करके किंग टट की बॉडी का स्कैन किया जाता है। और सामने बैठे गार्ड हंस रहे थे और वो बोल रहे थे कि शायद ये किंग टट की फेरो का कर्स है। चाहे जो भी हो, पर फाइनली किंग टट की बॉडी का सिटी स्कैन पूरा हो जाता है और फिर सुप्रीम जनरल जाही हवास एक राहत की सांस लेते हुए कहते हैं कि अब मैं शांति से सो सकता हूँ। और बस यहीं पे ख़त्म होता है ये चैप्टर डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूस। मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत से क्वेश्चन आ रहे होंगे, जैसे सिटी स्कैन के रिजल्ट्स क्या रहे, या फिर जब 1922 में कार्टर ने किंग टट की बॉडी को डिस्कवर किया था, उस टाइम पे जब कोई मेडिकल टेक्नोलॉजी नहीं थी तो उन्हें कॉफिन से बाहर ही क्यों निकाला गया था। वेल, डॉक्यूमेंट्री का यही तो रीज़न होता है कि आपके माइंड पे क्वेश्चन राइज कर दे और रिसर्च आपको खुद से करनी हो। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और हमारे इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए नीचे एक लाल दरवाजा होगा, उसे एक बार नॉक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको हमारे इस परिवार की सारी गतिविधियों की जानकारी मिलते रहे। देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे इंस्पायर्ड एंड आई लव यू ऑल।